दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्टारलिंक का जो अप्रूवल है इंडिया में देरी क्यों हो रहा है, और मैंने सारी जो है इश्यूज को समझाया था कि किस तरह से सरकार जो है कंसर्न है कि स्टारलिंक को जो अप्रूवल दे देंगे उसके बाद में उनका कंट्रोल जो है वो हाथ से निकल जाएगा, और अगर वो बंद करना चाहते हैं तो उनके पास में ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। ना वो जैम कर सकते हैं, ना वो गेटवे को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में तरीका है कि वो गेटवे को बाईपास कर सकते हैं। अब जब मैंने कल वीडियो बनाया था मैंने ये नहीं सोचा था कि इंडिया का एक मेजर प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्री अब लियो सैटेलाइट बिल्ड करना चाहता है इंडिया के अंदर में एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्टारलिंक। ये खबर आज न्यूज़पेपर में आया, तो ये कोरिलेट करता है कि ये जो डिले हो रहा है, आप पता नहीं कोरिलेट करता है कि नहीं करता, बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि स्टारलिंक को अप्रूवल नहीं मिल रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री का जो है लियो सैटेलाइट्स के ऊपर में पुश है, जो पहले इतना नहीं था। पहले उन्होंने कभी भी सैटेलाइट को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगर आप देखें तो भारतीय वनवेब लेके आई और स्टारलिंक का डिस्कशन चल रहा था, अमेजन का डिस्कशन चल रहा था, रिलायंस का हमेशा बैक बर्नर में रहा है। कभी सैटेलाइट का पुश रहा ही नहीं। उनका सारा पुश जो है 5G में रहा है, LTE नेटवर्क में रहा है, FW में रहा है, ब्रॉडबैंड में रहा है, कभी सैटेलाइट पे कभी नहीं रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के। पर इस मुद्दे को, इस पर्टिकुलर हेडलाइन को भी आप, मतलब ये वाला जो पॉइंट है कि स्टारलिंक को डिले हो रहा है, इसको भी आप जोड़ के देखा जा सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि रेगुलेटरी अप्रूवल, उसके बाद में फिर स्पेक्ट्रम मिलना, सैटेलाइट लॉन्च होना, कितना इन्वेस्टमेंट और क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, और मेंटेनेंस वगैरह में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब मैं आपको 15 मिनट में अपने वीडियो में समझाऊंगा। टाइटल ऑफ माय वीडियो, कैन रिलायंस बिल्ड्स इंडिया स्टारलिंक, द हिडन रियलिटी ऑफ लियो सैटेलाइट्स। लियो क्या होता है दोस्तों? लो अर्थ ऑर्बिट। दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक होता है जियो स्टेशनरी और एक होता है विच इज बिटवीन जियो स्टेशनरी और समथिंग विच इज बिलो। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। आप पृथ्वी के ऊपर में मान लेते हैं कि ये आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट जो है अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब ये पृथ्वी के साथ, पृथ्वी तो घूम रही है ऐसे, अब ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी के साथ घूम रही है, तो जो यूजर है उसको दिख रहा है यहां पे सैटेलाइट स्टेशनरी है, इसको बोला जाता है जियो। अब लियो क्या होता है? लियो जो है लोअर ऑर्बिट में होता है। कहां होता है? लियो इज समवेयर हियर, है ना। तो लियो क्या होता है कि इतनी तेजी से घूमता है वो कि पृथ्वी का घूमना जो है उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। इसका मतलब कोई अगर यूजर है उसको जो है लियो बहुत तेजी से घूमता नजर आएगा। इसी का डिफरेंस है बिटवीन जियो जो स्टेशनरी है और लियो जो कि जमीन से काफी तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देगा रिलेटिवली, है ना। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लियो सैटेलाइट्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये पास होता है पृथ्वी के, और इसके कारण जो है आप लो लेटेंसी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे सकते हैं, जो आप जियो से नहीं दे सकते, बिकॉज जियो इज 36,000 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। लियो जो है फ्यू हंड्रेड किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो लाइट जो है, जो रेडियो वेव्स है, जो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करती है, वो जो है जियो में ट्रैवल करना करके वापस आने में उनको बहुत समय लग जाता है, इसलिए लेटेंसी बढ़ जाती है। इसलिए लियो पे सारा फोकस है। पर लियो में दिक्कत क्या है कि बहुत ज्यादा सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। जियो में 3 या 4 सैटेलाइट से काम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि रिलायंस का जो लियो सैटेलाइट एम्बिशन है वो किस तरह से जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, और कितने पैसे लगेंगे, और ये सब कुछ हम शॉर्ट विंडो ऑफ पीरियड में समझेंगे की कोशिश करेंगे। अब रिलायंस क्या करने की कोशिश कर रहा है, मतलब व्हाट इज द ट्राइंग टू एक्चुअली बिल्ड? मेरे हिसाब से वो स्टारलिंक का इक्विवेलेंट नहीं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज स्टारलिंक इज वे अहेड। मतलब इतने सैटेलाइट्स हैं कि उस तरह का नेटवर्क बनाना काफी मतलब चैलेंजिंग होने वाला है। कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटर स्टारलिंक का मुकाबला इतनी आसानी से कर नहीं सकता। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं। फोकस क्या है? ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना,
डायरेक्ट टू डिवाइस विच इज D2M, मतलब मोबाइल पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंटरप्राइज डिफेंस कनेक्टिविटी एंड हाइब्रिड टेलीकॉम जिसको बोला जाता है सैटेलाइट एंड टू एंड, है ना। मतलब ये जो अपना सैटेलाइट का जो है जो 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 नेटवर्क होता है जो कि मोबाइल से कनेक्ट होता है उसको एंड टू एंड जो है NTN कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर बोला जाता है, वो प्रोवाइड करना। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों रेगुलेटरी स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है। ITU फाइलिंग प्रोसेस, सबसे पहला तो ITU फाइलिंग प्रोसेस, क्योंकि सैटेलाइट आप ऐसे ही नहीं लॉन्च कर सकते आसमान में। क्यों नहीं लॉन्च कर सकते? बिकॉज सैटेलाइट इज इंटरनेशनल स्पेस, मतलब ये जो स्पेस है आफ्टर ए सर्टेन हाइट नेशनल एरिया का पार्ट नहीं होता, वो इंटरनेशनल ट्रीटी से गवर्न होता है। जैसे आपके अगर पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी जो है आपका ये है, और पृथ्वी के ऊपर जो स्पेस है वो इंटरनेशनल ट्रीटी से गवर्न होता है। वो इंडिया चाहे भी तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए ITU का एक बॉडी होता है जो इसको रेगुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो रिलायंस को अपना कॉन्स्टलेशन आर्किटेक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या 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 होगा इसमें? ऑर्बिट, लैटिट्यूड एंड शेल्स, मतलब किस ऑर्बिट में सैटेलाइट होंगे, किस लैटिट्यूड में होंगे, कैसे घूमेंगे, कितने सैटेलाइट का आर्किटेक्चर होगा, उसका इंक्लिनेशन कैसा होगा। इंक्लिनेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, ये आपका देखिए स्टारलिंक का इंक्लिनेशन है। मैं इसको थोड़ा धीरे कर देता हूं। ये देखिए स्टारलिंक जो है कैसे घूम रहा है, वो 53 डिग्री एंगल पे घूम रहा है ऐसे करके, मतलब इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, क्योंकि इस एंगल में उसको पूरा ग्लोब कवर करने को मिलता है ना। अगर आप सिर्फ इक्वेटर में रहेंगे तो आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका मिस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अगर आप पोलर में रहेंगे तो पोलर में आपको जो है, मतलब पोलर रीजन में इंडिया का जो है पूरा मिल जाएगा, पर आप जो है कई सारे कॉन्टिनेंट्स जो है नहीं कवर कर पाएंगे। जैसे आपका वन वेब जो है इज ए पोलर ऑर्बिट, देखिए पोलर ऑर्बिट है। अब रिलायंस को जो है पता करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, वो पोलर करना चाहते हैं कि इंक्लिनेशन करना चाहते हैं, तो ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उनको क्या सर्विसेज देना है उसके ऊपर स्पेक्ट्रम डिसाइड करना है, गेटवे आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, और ये सारा कुछ करने में करीब 6 से 12 महीने लग जाएंगे। तो स्टेप 1 जो है 6 से 12 महीने लग जाएंगे। अच्छा, ITU फाइलिंग प्रोसेस स्टेप 2, अभी क्या है, आप जाके रिलायंस जाके खुद नहीं फाइल कर सकता, बिकॉज ITU के अंदर में दोस्तों कोई भी कंपनी जो है डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं करती, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज। ये नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी जाके ITU में अपना फाइलिंग कर दे, ऐसा नहीं होता। उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दोज फाइलिंग्स एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बाद में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उनको एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करना पड़ेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मैं आपको बताया था, है ना। इस डॉक्यूमेंट का नाम है, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है मैं आपको बता देता हूं। इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एडवांस पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, जिसको बोला जाता है API, है ना। इसको पब्लिश करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद में पब्लिश करने के बाद में आप अकेले तो नहीं है, कौन कौन है? स्टारलिंक है, वनवेब है, SES है, जूनिपर, अमेजन है, बहुत सारे कुनिपर है, सब कुछ लोग है। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको कोऑर्डिनेशन रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। और ये कोऑर्डिनेशन रिक्वेस्ट, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पूरा, पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में 6 से 8 महीने हो जाएंगे आफ्टर फाइलिंग। मतलब फाइलिंग करने में आपको 6 से 12 महीने लगेंगे, फाइलिंग करने के बाद में और 6 से 8 महीने आफ्टर फाइलिंग। उसके बाद सबसे बड़ा बॉटलनेक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आसमान में घूम रहे हैं, उनके सैटेलाइट ऑलरेडी आसमान में है। वो जो है कोई नया प्लेयर जब आएगा तो उनको जो है कोऑर्डिनेट करने अलाउ करना पड़ेगा, उनको इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी, स्टारलिंक से, वनवेब से, कुनिपर से, जियो ऑपरेटर से, और कॉम्प्लेक्स इंटरफेरेंस एनालिसिस करना पड़ेगा। और इसको करने में काफी समय लग जाता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, इसलिए इतना टाइम लगता है। अगर आपने देखा होगा कि स्टारलिंक तो कितने सालों से सैटेलाइट डिप्लॉय कर रहा है, और अमेजन ने ग्लोबल स्टार खरीद लिया, क्योंकि अमेजन चाहता है कि वो तेजी से आगे बढ़े, पर उन्होंने जबकि ग्लोबल स्टार में सिर्फ 24 सैटेलाइट्स हैं, है ना। वो 24 सैटेलाइट खरीदा, उनका जो किटी है शायद 650 प्लस और 700 के आसपास हो गया है, पर स्टारलिंक इज 10,000 सैटेलाइट। तो कहां स्टारलिंक और कहां अमेजन, और इवन वनवेब के भी बहुत कम सैटेलाइट है, आई थिंक 650 सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, ब्रिंग इनटू यूज BIU रूल्स। BIU रूल्स क्या होता है? ब्रिंग इनटू यूज, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं आपको फाइलिंग कर दिया आपने, आपको स्लॉट्स मिल गए, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, भाई स्लॉट मिल गए अब मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। स्लॉट का मतलब क्या होता है? जो आपको मैं दिखा रहा था इस डायग्राम में,
ये होते हैं स्लॉट्स। ये स्लॉट्स इसलिए होते हैं क्योंकि OneWeb भी घूम रहा है ऑर्बिट में, स्टारलिंक भी है, तो सारे सैटेलाइट आपस में टकरा सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो एक बार आपको कोऑर्डिनेट करके स्लॉट मिल गया, ITU ने एलोकेट कर दिया, फिर आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रोल आउट करना पड़ेगा, ब्रिंग इनटू यूज। तो इसलिए ITU डज नॉट अलाउ द वेयर हाउसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। चुपचाप लेके नहीं बैठ सकते, आपको डिप्लॉय करना शुरू करना पड़ेगा। और टिपिकल रेगुलेटरी विंडो, अब ये वैरी करता रहता है, डिटेल में जाना पड़ेगा, 7 साल तक हो सकता है। डिप्लॉयमेंट माइलस्टोन में अप्लाई फॉर लार्जर कंसल्टेशन, मतलब जितने बड़े बड़े आपके सैटेलाइट नेटवर्क होंगे उसमें आपको डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन अप्लाई करेगा। हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर नीडेड, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवरेज इज नॉट इक्वल टू कैपेसिटी। फ्यूअर सैटेलाइट कैन कवर इंडिया, मतलब आपको इतने सारे सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ब्रॉडबैंड गेट कैपेसिटी करना है तो आपको ज्यादा सैटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ इंडिया फोकस करना है तो मीनिंगफुल सिस्टम जो है 300 से लेकर 1000+ सैटेलाइट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट रहेगा। बिकॉज अमेजन के पास भी उतने सैटेलाइट नहीं है, OneWeb के पास में 650+ सैटेलाइट्स है। तो अगर आप OneWeb या अमेजन के को कंपेयर करते हैं तो आप 600 या 700 या 800 सैटेलाइट से काम कर सकते हैं। पर इसमें एक कैच है दोस्तों, यह है कि इंडिया, क्योंकि ये सैटेलाइट्स घूम रहे हैं आसमान में, है ना, जैसे मैं आपको बताया रहा ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं मैं, तो ये स्टेशनरी नहीं है इंडिया के ऊपर, ये आसमान में घूम रहे हैं। तो पूरा का पूरा ग्लोब आपका मार्केट है। आप सिर्फ इंडिया फोकस बिजनेस केस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इंडिया फोकस बिजनेस केस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका बिजनेस केस बनेगा नहीं, क्योंकि ये सैटेलाइट रुके नहीं हुए हैं, ये कंटिन्यूअसली घूमते चले जा रहे हैं, ऐसे घूमते चले जा रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। तो आपका एक फायदा यह है कि एक बार सैटेलाइट डिप्लॉय कर लिया तो आप दूसरे देशों में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो बता दिया आपको मैंने ये बात। अच्छा, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ऑर्बिटल इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप जो है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक ऑर्बिटल इंक्लिनेशन चूज करते हैं कि आपको कौन सा एरिया कवर करना है ग्लोब का। अगर आपको सिर्फ इक्वेटर रीजन कवर करना है, जैसे SES का जो है ऑर्बिट वो इक्वेटोरियल है, मतलब कैसे, SES जो है वो ऐसे घूमता है, SES इज वन ऑफ द सैटेलाइट प्लेयर, ऐसे घूमता है, राइट। अच्छा, और वो जो OneWeb कैसे घूमता है, OneWeb ऐसे घूम रहा है पोलर। स्टारलिंक कैसे घूम रहा है, स्टारलिंक ऐसे घूम रहा है। आप चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या मार्केट जो है कवर करना है, कितना कार, उस हिसाब से आपको इंक्लिनेशन सेटअप करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन सा इंक्लिनेशन, जो आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए कि जिस ऑर्बिट में वो घूमे। ट्रेड ऑफ बिटवीन इंडिया ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल रीयूज एंड कवरेज। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अब ये जो इन्वेस्टमेंट के नंबर है दोस्तों, ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट है, मेरे को इसके बारे में ज्यादा मालूम है नहीं, तो टू गिव यू अपफ्रंट, ये आप जो है यू विल टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैं सिर्फ इतना थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था, डीप में नहीं कर पाया। तो स्मॉल के लिए 1 to 2 बिलियन, एंटरप्राइज ग्रेड के लिए 3 to 6, मे बी दीज नंबर्स आर वेरी स्मॉल, दिस में भी ह्यूज हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और बड़े बड़े कॉन्स्टलेशन के लिए 10 से लेकर $20 बिलियन, तो लगभग समझ लीजिए 25,000 करोड़ से लेकर 1.7 लाख। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। क्यों? क्योंकि जैसे मोबाइल बेस स्टेशन हमने लगा दिया, वो 10 साल 15 साल तक चलते रहते हैं। सैटेलाइट के साथ में क्या होता है कि सैटेलाइट के साथ में जो हिडन प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब आपको सैटेलाइट को डीकमीशन करना पड़ता है हर 5 से लेकर 7 साल में। कहने का मतलब ये है कि ये साइक्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सैटेलाइट अगर आपने अभी लॉन्च किया, 5 साल के बाद उस सैटेलाइट को आपको डीकमीशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। मतलब वो नहीं है कि सोलर पैनल से आपने सैटेलाइट को फ्यूल कर दिया, वो फ्यूल जो होता है उसके अंदर रॉकेट फ्यूल होता है, उसको ऑर्बिट करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो सैटेलाइट बिकम्स रोग, उसको पहले ही डीकमीशन करना पड़ता है। दिस क्रिएट ए परपेचुअल कैपेक्स। 600 satellite constellation may need 80 to 120 replacement per year। इसलिए आपको देखना पड़ेगा इस लाइट में भी सैटेलाइट स्टारलिंक एडवांटेज ओन लॉन्च कैपेबिलिटी। कैन इंडिया ओनली इकोनॉमिक्स वर्क? नहीं काम करे। जैसे मैंने बताया, लियो सैटेलाइट्स आर नॉट स्टेशनरी ओवर इंडिया, वो इंडिया के ऊपर नहीं रुके हुए रहते हैं। कैपेक्स एंड ऑर्बिटल मैकेनिज्म आर ग्लोबल है, इसलिए कमर्शियल वायबिलिटी रिक्वायर्स ग्लोबल एंटरप्राइज कस्टमर्स
मैरीटाइम एंड एविएशन एंड इंटरनेशनल स्केल करना ही पड़ेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। जैसे आपको पता है भारती, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया वर्सेस, उसके भारती के पास में वनवेब है, वीआई ने अपना एएसटी स्पेस मोबाइल से, जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, और रिलायंस के पास में ये एडवांटेजेस हैं। पॉसिबल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पोटेंशियल सोवरेन कम्युनिकेशन पुश। हो सकता है सरकार जो है इसको पुश कर रही हो, पता नहीं, इसलिए मैंने आपको स्टारलिंक का एग्जांपल दिया, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है हमारे देश के लिए। इंडिया में नीड स्ट्रैटेजिक एंटीएन कैपेबिलिटी। पॉसिबल मोटिवेशन क्या हो सकता है? डिफेंस हो सकता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो सकता है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम मे नॉट बी प्योर स्टारलिंक कॉम्पिटिशन। ये जो स्टारलिंक का हेडलाइन है वो तो मैं मतलब आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग टू से। इट विल बी ए हाइब्रिड हो सकता है। चैलेंज क्या है? आईटीयू टाइमलाइंस, कैपेक्स, लॉन्च इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल स्केल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत तेजी से इसको कवर किया क्योंकि इसके अंदर बहुत नुआंसेस और बहुत इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा मेरे को एक बार और, अगर इसको डेप्थ में जाना है, क्योंकि अभी मेरे पास में उतना टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि आपको कम से कम एक ओवरव्यू तो दे दिया जाए। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।